गुड मॉर्निंग माय ऑल डिवाइन सोल फैमिली। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे हो, बहुत अच्छे से अपना ख्याल रख रहे हो। तो आज जो वीडियो मैं अपडेट करने वाली हूँ वो बहुत ही अर्जेंट वीडियो है, मतलब बहुत ही इम्पॉर्टेंट बोल सकते हैं। इसमें बहुत कुछ आप लोगों को जानने के लिए भी है और बहुत कुछ मैं एक्सप्लेनेशन के साथ और पूरे प्रूफ के साथ भी लेके आई हूँ। ओके। जैसा कि प्रूफ मैंने खुद ही आप लोगों के अंडरस्टैंडिंग के लिए इस पिक्चर को डायग्राम किया है, ताकि आप लोगों को बहुत ही बारीकी से समझा भी सकूं और आप लोगों को जो मैं समझाऊं वो बहुत ही अच्छे से समझ में भी आए। तो इसके लिए ही मैंने डायग्राम किया। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैं बता दूं कि बहुत सारे लोगों का ये पूछना था कि जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि एंसेस्टर कर्मा और जंक डीएनए दोनों एंसेस्टर के ही पैटर्न होते हैं, बट दोनों अलग अलग होते हैं। ओके। तो बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि मैम दोनों में डिफरेंसेस क्या है और दोनों अलग कैसे हुए, क्योंकि एंसेस्टर कर्मा भी सेम होते हैं और जंक डीएनए भी सेम होते हैं। बट नहीं, जंक डीएनए जो होती है वो बहुत ही डिफरेंट थिंग हो जाती है और एंसेस्टर कर्मा डिफरेंट थिंग हो जाती है। इसी का एक्सप्लेनेशन आज मैं इस वीडियो में करूँगी। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जंक डीएनए एक्चुअली होता क्या है। तो जंक डीएनए हमारी पूरी की पूरी फैमिली पैटर्न से आए हुए होते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि एक चाइल्ड बर्थ जब होता है तो वो किससे होता है? वो माँ और पिता दोनों के डीएनए को मिलके होता है, राइट? तो अब जब आपका डीएनए, मतलब डीएनए का मतलब क्या होता है? हमारा ब्लड होता है, राइट? कहते हैं ना कि हमारे डीएनए में ये सब कुछ बसा हुआ है। तो आपका जो ब्लड तैयार हुआ है वो आपके माता और पिता दोनों को मिलके तैयार हुआ है। ओके। तो दोनों के डीएनए से ही आप बने हुए हो। और आपके मम्मी का डीएनए कहाँ से आया है? तो मम्मी का डीएनए ग्रैंड फादर और मदर, मतलब नाना और नानी से मिलके आया है। इसी तरह से आपके पिता का डीएनए कहाँ से आया है? तो उनका डीएनए दादा और दादी दोनों के कुल से मिलके आया है, राइट? तो चलो मैं इतना ही डायग्राम में आपको समझाती हूँ, क्योंकि उसके ऊपर तो मैं जाती ही नहीं हूँ कि फिर दादी का डीएनए उनके कुल से आया है, दादा का डीएनए उनके कुल से आया है, नानी का डीएनए उनके कुल से है, वो भी दो पैटर्न को मिलके बने हैं, फिर नाना का पैटर्न है दोनों कुल से मिलके आया। तो उस पर तो मैं जाती ही नहीं हूँ, ठीक है? क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाओगे। तो सबसे पहले मैं बस इतने ही चार कुल की बातें करूँगी। चार कुल में कौन से कुल आ गए? चार कुल में आपके दादा दादी और आपके नाना नानी, ठीक है? और दो कुल हो गया आपके मम्मी पापा, मतलब छः कुल की मैं बात आप लोगों को समझाऊंगी। और स्वयं आपका डीएनए, ठीक है? तो क्यों कहा जाता है कि हमें 7 पूर्वजों की हीलिंग करनी है? यहीं से एक्सप्लेनेशन मिल गई ना आप लोगों को, ठीक है? तो इसके लिए मैं आप लोगों को ये बता दूं कि डीएनए एक्चुअली दो तरह की होती है। जो एक और डीएनए होती है उसके एक्सप्लेनेशन के बारे में मैं जानती ही नहीं हूँ। जो डीएनए हमारे एंसेस्टर्स से आई हुई डीएनए होती है उसके बारे में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ। तो वो जो डीएनए होती है जो हमारे ब्लड जनरेशन से आई हुई होती है, जो हमारे पैतृक ब्लड से हम अट्रैक्ट करते हैं अपनी बॉडी में, वो सभी क्या होती हैं? तो सबसे पहले तो डीएनए सबसे पहले पैट्रियार्च की प्रॉब्लम से जुड़ी हुई होती है। तो डीएनए में सबसे पहले आप लोग क्या देखते हो? पैट्रियार्क की प्रॉब्लम। जो प्रॉब्लम्स क्या रहती हैं कि आप अपने घर में देखते होगे या फिर अपने कुल में देखते होगे, मतलब अपने वंशज में देखते होगे आप कि हर कोई एक अपने, मतलब मेल ईगोइस्टिक होता है, राइट? कि अपने आप को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना। पापा लोग क्या करते हैं? मम्मी सब कुछ करती है उनके लिए, घर पे खाना बनाना, घर संभालना, बच्चों को संभालना,
उनका ख्याल रखना, खुद का, पूरे परिवार को, कहते हैं ना एक औरत पूरे परिवार को संजो के रखती है, लेकिन फिर भी उन्हें कितना इम्पोर्टेंस दिया जाता है। जब कभी अगर फैमिली में कुछ डिसीजंस लेने की बात आती है या फिर सामाजिक कामों में आगे रहने की बात आती है, तो फादर पैट्रियार्की पैटर्न क्या करते हैं, हमेशा आपके मम्मी को दबाया जाता है, उनको उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता जितना कि मिलना चाहिए। अगर वो बाहर से काम करके आ रहे हैं तो यही कहेंगे सारा दिन तुम लोग घर में रह के करते क्या हो, ठीक है। तो ये छोटे से मैंने एग्जाम्पल दिए हैं जो हर एक घर में हमें सुनने को ही मिलता है कि अगर मर्द बाहर से इनकम करके ला रहे हैं तो वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, और एक औरत जो सारे दिन, जिसको 7 डेज़ में एक दिन की भी छुट्टी नहीं मिलती है, जिसने अपना पूरी ज़िंदगी, जो अपने माँ बाप को छोड़ के अपनी पूरी ज़िंदगी अपने इस फैमिली को दे देती है, अपने बच्चों को संभालने में, घर को संभालने में दे देती है, अगर वो एक दिन के लिए बाहर चल जाए तो इन मर्दों को खाना तक बना के देने वाला कोई ना रहे, फिर भी वो खुद के मेल ईगो में इतने ज़्यादा होते हैं कि वो औरतों को कभी इम्पोर्टेंस ही नहीं दे पाते, है ना। तो इसे कहते हैं पैट्रियार्की प्रॉब्लम, जो बहुत ज़्यादा मेल समाज को लेके चलना पसंद करते हैं, अपने आप में, अपने अहंकार में रहना पसंद करते हैं, ठीक है। इसी तरह की कुछ चीज़ें होती हैं मैट्रियार्की प्रॉब्लम में भी होती है। मैट्रियार्की प्रॉब्लम में क्या देखा जाता है, जैसे कि जो मम्मी होती है वो क्या करती है, खुद को इम्पोर्टेंस ही नहीं देती, कभी अपने इम्पोर्टेंस को समझ ही नहीं पाती, अपने हक के लिए कभी वो खड़ी नहीं हो पाती, अपने आप को कभी किसी के सामने साबित नहीं कर पाती, प्रूफ नहीं कर पाती। वो अपने, कहते हैं ना कि उनका थ्रोट ब्लॉक होता है, अपने आप को कभी भी कन्विंस करके किसी के सामने वो रख नहीं पाती, अपने मन की बातों को बता नहीं पाती, पता नहीं कितनी सारी सेक्रीफाइसेस करती रहती हैं, यहाँ तक कि खुद के पसंद की एक कपड़ा भी वो बहुत बोलने पे शायद ले, या फिर खुद के पसंद से कुछ खाएं। हर वक्त घर में खाने किसके पसंद के बनते हैं, या फिर बच्चों के पसंद के, या फिर उनके हस्बैंड के पसंद के। कभी भी आपने शायद बहुत रेयर ही सुना होगा कि मम्मी ने कभी अपने मन का कुछ बनाया, या फिर कभी वो कह भी रही है कि हाँ मुझे आज ये खाने का मन है या फिर वो खाने का मन है, ठीक है। तो ऐसा बहुत ही रेयर दिखाई देता है। तो ये पैट्रियार्की प्रॉब्लम होती है और ये मैट्रियार्की प्रॉब्लम होती है, जहाँ पे एक औरत खुद को सामने प्रेजेंट नहीं कर पाती कि उनको कैसे क्या कहना है, और उनके मन की बातों को वो प्रेजेंट नहीं कर पाती। और एक फादर या फिर एक मेल पर्सन जो खुद को इतना ज़्यादा प्रेजेंट कर देते हैं, और इतना ज़्यादा वो अगर ज़्यादा अहंकार ना भी करे, फिर भी वो हमेशा चाहते हैं कि वही ऊपर रहें और औरतें उनके नीचे ही रहें, ठीक है। ऐसी ही समस्याएं चाइल्ड बर्थ के बाद भी होती है। चाइल्ड बर्थ के बाद क्या होता है कि अगर लड़के हैं तो बेटियों को ये कहा जाता है कि तेरे भाइयों को ये चाहिए, या फिर उन्हें ज़्यादा प्रायोरिटी देती जाती है कि वो लड़का है, उसे बाहर जाके काम करना है, तो उसके हेल्थ की का ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। कभी कभी आपके हिस्से के भी खाने को उनको दे दिया जाता है, या फिर कभी कभी पढ़ाई के मामले में अगर कहा जाए तो बेटों को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, बेटियों को कम प्रायोरिटी दी जाती है। कि अगर मनी की इशू है तो भाइयों की पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है, तो बेटियों को उतना ज़्यादा नहीं दिया गया। या फिर घर में अगर चलो बेटियों को शादी ही करनी है, एक माइंड थॉट होती है लोगों की कि बेटियों को तो क्या करना है, शादी ही करना है, तो चलो ग्रेजुएशन कर ले। या फिर बहुत सारे फैमिली में अगर आप सब कुछ कर ले रहे हो, मतलब आपने पढ़ाई भी कर ली, आपको इम्पोर्टेंस भी दी जाती है, आपको प्यार भी दिया जाता है, सपोर्ट भी दिया जाता है, और आपने ये सब कुछ करके खुद को प्रेजेंट कर रहे हो, खुद को बहुत अच्छा पढ़ाई किया, एजुकेशंस की, आपको जॉब भी मिल गई, आप बहुत अच्छा इनकम भी कर रहे हो, अपने घर को भी सपोर्ट कर रहे हो, अपने पेरेंट्स को भी सपोर्ट कर रहे हो, अपने भाइयों को भी सपोर्ट कर रहे हो, आप एक न्यू हो उस फैमिली की, आप एक जड़ हो, आपके बदौलत परिवार टिका हुआ है, ऐसा भी देखा जाता है। लेकिन फिर भी
वहाँ पे भी आपको क्या देखा जाएगा कि अ, आपको कभी भी वो इम्पोर्टेंस नहीं मिली है। मतलब हमेशा आपके इनकम को सोर्स बनाया जाएगा, या फिर आपके इनकम के लिए आपको हमेशा प्रोत्साहित किया जा रहा है, आपके इनकम को आपसे लिया जाएगा। आपकी वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस है ही नहीं। हमेशा बात बात पे कि तेरे भाई, तेरा भाई, ये वो सब कुछ सुनाया जाता है कि लड़कियों को उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस, जो आपने सब कुछ किया इस फैमिली के लिए, वहाँ पे तो देखा जाए तो आपके भाई ने कुछ किया ही नहीं है, या फिर उतना ज़्यादा वो अपने पैसों को कभी खर्च ही नहीं करते फैमिली के पीछे, लेकिन फिर भी आपको कम मापा जाता है अपने भाइयों की अपेक्षा। तो ये जो चीज़ें होती हैं वो दिखाई जाती हैं। साथ ही अगर मैं बात करूं एंसेस्टर के जो जंक डीएनए होती हैं, मैं यहाँ पे जंक डीएनए की ही बात करूँगी। तो जो जंक डीएनए होती है वो एविलाई कर्सेस भी होती है। जैसे आपके फैमिली बैकग्राउंड में आप 7 पुश्तों में ले लो तो किसी ने श्राप दिया हुआ था, या फिर श्रापित ज़िंदगी हम जी रहे होते हैं। कहते हैं ना कि पापा भाई सब बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत पैसे कमा रहे हैं, बट फिर भी पैसे आते हैं और चले जाते हैं, रुकते ही नहीं है। हम एक मिडिल क्लास फैमिली बन गए, हम गाड़ी नहीं खरीद सकते, हम इतना ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद भी हम अपना घर नहीं खरीद सकते, हम अपने घर को नहीं बना पा रहे हैं, या फिर ऐसी बहुत सारी समस्याएं होती हैं। ठीक है, तो ये होती है एबंडेंस कर्सेस इश्यूज होती हैं। ओके, इसके अलावा एविल आई, ब्लैक मैजिक, तंत्र मैजिक, कर्सेस, ये सारा कुछ लगा ही रहता है। मतलब आप चाहे आप अगर थोड़ा सा भी छोटा सा भी काम करो, यहाँ पे आप देखोगे कि आपके घर में, आपके फैमिली में सारे लोग इतने ज़्यादा अबंडेंट लाइफ को जी रहे हैं, फिर भी वो अपना कभी नहीं देखेंगे। बट आपके घर में अगर एक छोटा सा भी काम हो जाए तो उसके लिए सारे लोग कर्सेस देने के लिए बंधे रहेंगे कि अरे कैसे कर लिया, ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। मतलब वो एक आलोचना का सब्जेक्ट बन जाएगा। आप एक ऐसा लगेगा कि मैंने क्या कोई क्राइम कर दिया क्या, मतलब इतनी सी भी खुशियाँ मुझे पाने का कोई हक नहीं है। मतलब हमेशा एक एविल वाई वाली एनर्जी में आप लोग घिरे हुए रहते हो। तो ये भी एक एंसेस्टर जंक डीएनए का हिस्सा होता है, एंसेस्टर कर्मा का हिस्सा होता है। और ये आप लोग इस तरह की प्रॉब्लम्स को फेस करते हो। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आप अपने फैमिली में देखते होंगे कि फीमेल अपने घर के पर्सन्स को तो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलता है, लेकिन अनदर पर्सन, मतलब अगर आप बाहर जा रहे हो तो आपके भाइयों को देखोगे, या फिर सपोज़ आप अपने डीएम को ही ले लो कि वो अदर, सॉरी फ्रेंड चिड़ियों की बहुत ज़्यादा चहचहाने की आवाज़ आ रही है। बहुत मॉर्निंग में आज मेरी नींद खुल गई थी, मैं छत पे रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, क्योंकि अभी अभी मुझे ये कहा गया कि ये वीडियो तुम्हें बनाना ही है आज के आज। तो इसलिए बहुत मज़ा आ रहा है मुझे ये वीडियो बनाते वक्त। इतनी सारी नेचर्स साइन मिल रहे हैं मुझे, और इतनी सारी चिड़ियाँ बोल रही हैं कि बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट है। तो एनीवे, तो आप अपने डीएम का भी देखोगे, या फिर अपने भाइयों को, या फिर अपने चाचा को, ताऊ को, किसी को भी देखते होगे कि बाहर निकलने के बाद दूसरी फीमेल पर्सन को अपने आँखों से ताड़ना। मतलब कहते हैं ना कि अगर कोई शॉर्ट मिनी स्कर्ट में मिल जाए, अगर कोई बहुत टाइट फिटिंग्स कपड़े पहन के मिल जाए, तो एक बार तो उनको घूरते ही हैं, देखते ही है। तो ये जो एक मतलब दूसरे फीमेल को रिस्पेक्ट ना करना, या फिर दूसरे की बहू बेटियों को इस तरह से देखना, अगर किसी के कपड़े अस्त व्यस्त हैं तो उन लोगों को इस तरह से देखना, ये नेचर्स होती हैं मेल पर्सन का। ठीक है, तो इस तरह का। और कभी कभी तो लोग बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में भी रहते हैं। तो घर पे तो वाइफ है, पत्नी है, बट फिर भी बाहर में किसी और के साथ रिलेशनशिप है, या फिर बाहर में किसी और को रखा हुआ है, या फिर अपने कहीं और कुछ भी, या फिर शादी से पहले जो है रिलेशनशिप्स बना रहे हैं, या फिर बहुत सारे रिलेशनशिप्स में हैं। तो ये सारी जो इश्यूज होती हैं, ये जो होती हैं, ये जंक डीएनए की वजह से ही होती है, क्योंकि आपके पैतृक में जो है उनके जंक डीएनए से कहीं ना कहीं कोई ना कोई कुछ ना कुछ आया हुआ है। या फिर कभी किसी ने, अगर आपके एंसेस्टर्स में कभी किसी ने किसी के साथ ज़बरदस्ती की थी, किसी के बिना मर्जी के साथ अगर उसके साथ सेक्स बनाया था, या फिर पहले की ज़माने में तो बहुत ही नॉर्मल था
2-4 शादियां करना, ठीक है। मुस्लिम में तो खैर मैं किसी धर्म संप्रदाय के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये हिंदुओं में भी होता था, ठीक है, नॉर्मल सी बात थी। अगर किसी का हस्बैंड गुजर जाता है तो दूसरी शादी कर लेना, या फिर एक हस्बैंड 2-3 वाइफ के साथ भी रहते थे। इस तरह की जो है वो रिचुअल्स थी, ठीक है। तो अगर इस तरह के जंक डीएनए को हम लेके आए हुए हैं तो वो सारी चीज़ें हमारे अंदर कहीं ना कहीं रह जाती है। तो क्या होता है, मतलब सबसे पहले क्या देखा जाता है कि हम लोग यही कहते हैं ना कि एक पर्सन का कुंडलिनी बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस है, क्योंकि ये कभी भी जो फीमेल कैंडिडेट को देखना या फिर लड़कियों की रिस्पेक्ट ना करना, दूसरे बहन बेटियों को इज्जत ना करना, तो ये क्या होता है, ये हमने कहाँ से अट्रैक्ट किया है, तो ये हमने अपने पैतृक से ही अट्रैक्ट किया है, पितृ संप्रदाय से ही अट्रैक्ट किया है, उनके ही वंशज से ये सब कुछ चला आ रहा है, तभी आज हमारे फैमिली में ये सब कुछ हो रहा है। जस्ट बिकॉज जिस भी फीमेल पर्सन या फिर मेल पर्सन के साथ ये सब कुछ हो रहा है, तो इसमें हम कभी भी एक डिवाइन तो हो ही नहीं सकते, मतलब डिवाइन की एनर्जी ऐसी होती ही नहीं है, ठीक है। सती ने क्या किया था, माता पार्वती ने शिव के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी तपस्या करके बिता दिया था, है ना। तो उन्हीं के इंतज़ार में, और उन्हीं का इंतज़ार वो कर रही थी। और शिव ने क्या किया था, पार्वती के लिए ही वो पूरी तरह से समर्पित थे। कृष्णा इतने सारे गोपियों के साथ रहने के बावजूद भी वो सेक्सुअली किसी के साथ भी अट्रैक्टेड नहीं थे। तो जो डिवाइन की एनर्जी होती है वो डिस्ट्रॉयड कभी भी होती ही नहीं है। डिवाइन की एनर्जी यही होती है कि एक में हमेशा लीन रहना, विलीन रहना। और डिस्ट्रॉयड जो मस्कुलाइन या फेमिनाइन की एनर्जी होती है वो ऐसी ही होती है, माइंडसेट की प्रॉब्लम होती है, ठीक है, बिलीफ सिस्टम की प्रॉब्लम होती है। साथ ही साथ उसके अलावा कार्मिक मैरिजेस होना, मतलब ये कर्सेस होता है कि आप अपने प्यार को कभी पा नहीं सकते। ये हमारा एंसेस्टर कर्सेस होता है कि आपकी शादी आप कभी ज़िंदगी में खुश रह ही नहीं सकते। कभी भी आपके पितरों के ऊपर भी अगर किसी ने गलती से भी कह दिया है कि आप देखना, आप कभी ना धनवान हो ही नहीं सकते, आप कभी भी पैसे वाले हो ही नहीं सकते, आपके बच्चे कभी खुश नहीं रहेंगे, या फिर आपके बच्चे को कभी उसका सच्चा प्यार नहीं मिलेगा। तो इस तरह की जो कर्सेस होती हैं वो हमारे एंसेस्टर से आए हुए होते हैं। और वो जंक डीएनए क्यों कहते हैं कि जो एंसेस्टर्स अब है नहीं इस दुनिया में, तो उनके भी डीएनए को हम जो है कैच कर रहे हैं। इसके अलावा मेल कैंडिडेट में ईगो होना, बहुत ज़्यादा अहंकार होना, बस खुद की सोचना, खुद के लिए रहना, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ों में जो है आपको नीचे दिखाना, ये सारी इश्यूज़ तो बहुत कॉमन होती हैं। तो ये सारे जो इश्यूज़ होते हैं वो जंक डीएनए से ही आते हैं। मैंने तो बस ऊपर ऊपर के चीज़ों को एक्सप्लेन किया है, उतने डीप में तो मैं अभी गई ही नहीं, बस मैंने डायग्राम बनाया है। अब आप लोग समझ सकते हो कि ये सारी चीज़ें एक नॉर्मल इश्यूज़ हो जाती हैं। और हमें करना क्या होता है, तो हमें अपने जंक डीएनए को क्लियर करना होता है, क्योंकि जब तक हम अपने जंक डीएनए को क्लियर नहीं कर लेते तब तक हम यूनियन में कभी भी नहीं आ सकते, कभी भी नहीं, मतलब कभी भी नहीं। आप अपने एंसेस्टर कर्मा को रख के आप अपने यूनियन को कभी पा ही नहीं सकते, क्योंकि जिन लोगों को एंसेस्टर कर्मा नहीं है दैट्स गुड, बट मेरे ख्याल से ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और एंसेस्टर कर्मा नहीं है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और जंक डीएनए ना हो, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। ओके, तो जी हमें अपने जंक डीएनए को क्लियर करके डिवाइन डीएनए में कन्वर्ट करना होता है। हमें अपने जंक डीएनए को क्लियर करना होता है, हमारे एंसेस्टर कर्मा को क्लियर करना होता है। क्योंकि जब हम इस धरती पे आते हैं अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट को लेके, ठीक है, तो
सोल कॉन्ट्रैक्ट को जब हम चूज़ कर रहे होते वहाँ पे हम अपने एंसेस्टर कर्मा के भी सोल कॉन्ट्रैक्ट को साइन करके आते हैं, ठीक है। और अब मैं बता दूं कि अब लोग ये भी मुझसे क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि पिछले मेरे वीडियोस के बाद एक्चुअली मैंने सोचा था कि मैं एंसेस्टर के ऊपर वीडियो नहीं बनाऊंगी, क्योंकि इतने एक दो कमेंट मुझे इतने बैड वाले मिले हैं, और दूसरा मुझे पर्सनल भी 2-3 लोगों ने मुझे मैसेज किया है। तो उनमें से एक का मैसेज तो इतना रफली था कि मैं बताना चाहूँगी कि थैंक यू सो मच, आप जो भी हो। मैं उनका नाम तो अभी नहीं ले रही हूँ, लेकिन हाँ, अगर सेकंड टाइम ये हुआ तो मैं ज़रूर उनका नाम रिवील करूँगी। लेकिन थैंक यू सो मच, आपने इतने ज़्यादा मुझ पे जो है क्वेश्चंस किए थे और इतने अच्छे अच्छे वर्ड्स आपने यूटिलाइज़ किए थे कि इस वजह से मैंने ये पूरे प्रूफ, डिवाइन ने मुझे ये पूरे प्रूफ देने के लिए कहे, और ये पूरा डायग्राम के साथ और पूरे प्रूफ के साथ मैं इस वीडियो को बना रही हूँ। क्योंकि जो भी या तो मैं यही कह सकती हूँ कि या तो आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल ट्विन फ्लेम हो, या तो फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो ही नहीं और ख़ुद को आप ट्विन मानने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि लॉजिकल ट्विन की यही सिचुएशंस होती है कि वो कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि उनके अंदर इतनी ज़्यादा ईगो होती है। तो मैं एक सवाल आपसे करती हूँ कि आपके अंदर अगर इतना ईगो है तो फिर आपके मस्कुलाइन के अंदर क्या होगा, क्योंकि आपको ही तो वो मिरर कर रहे हैं ना। तो आप खुद को पहले देखिए। और हमें कोई शौक नहीं होता है इस यहाँ पे, आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद नहीं आ रही है तो आप मत देखो। मैं सब्सक्राइबर्स के लिए या फिर व्यूवर्स के लिए वीडियोस नहीं बना रही हूँ, ये मुझे डिवाइन की गाइडेंस है कि मैं वीडियोस बना रही हूँ। और कोई भी यूट्यूबर हो, ऐसे ही यूट्यूब पे आके कोई कुछ कह दे, इतनी तो किसी में हैसियत ही नहीं है कि डिवाइन की मर्जी के बगैर कोई यूट्यूब पे आके एक लाइन तो छोड़ो, एक वर्ड भी कह दे, ठीक है। हमें कोई शौक नहीं होता है कि अपने कामों को छोड़ के टाइम निकाल के सब के लिए वीडियो बनाना या फिर सबको गाइडेंस देना। जब हमें डाउनलोडिंग आती है और जब हमें चैनलिंग आती है, जब हम चैनलर क्या होते हैं, जब इतने सारे एनर्जी को कैच करते हैं ना, तो रह नहीं पाते, रोक नहीं पाते। और उस टाइम पे आपकी जर्नी में जब आप आगे जाओगे तब आपको भी ऐसा फील होगा कि आप ना जाने कितने लोगों की एनर्जी को कैच कर रहे हो, ठीक है। तो अभी जस्ट अवेकनिंग है, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। और जब इतने ज़्यादा लोगों की एनर्जी कैच होती है ना, तो फिर हमें गाइडेंस मिलती है कि हमें इस एनर्जी को सर्वे करना होता है, हमें देना होता है। तो हमें वही गाइडेंस दी जाती है कि अब हम, ये टाइम आ गया है कि हम अपने सोल पर्पस पे आगे बढ़े, हम अपने सोल मिशन को कंप्लीट करें। और यही कारण है कि ट्विन फ्लेम जर्नी जितना आसान आप लोग सोच रहे हो उतनी होती नहीं है। जो रियल ट्विन होते हैं उनसे जाके पूछो कि उनकी जर्नी कितनी सफरिंग भरी हुई थी और कितना पेन उन्होंने बचपन से झेला हुआ है, ठीक है। तो बहुत सारी बातें हैं जो बताने बैठूँ तो शायद घंटों बीत जाएं। लोग जो मुझे पर्सनली जानते हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ और मैं कैसे रहती हूँ घर पे। उन हर एक पर्सन जो मुझे पर्सनली जानते हैं उन लोगों ने मेरे स्ट्रगल पीरियड को देखा हुआ है, आज तक देख रहे हैं। तो मैं बताना तो नहीं चाहती थी, बट आज मुझे डिवाइन के द्वारा ये गाइडेंस मिली है कि मैं ये बताऊँ कि मुझे इतनी नॉलेज क्यों है, कहाँ से आई, कैसे मैंने अपनी जर्नी के 3-4 सालों में इतना सब कुछ जान लिया और इतने सारे एक्सपीरियंसेस जो मैं आप लोगों के सामने शेयर कर पा रही हूँ, कैसे इतने एंसेस्टर कर्मा के बारे में, जंक डीएनए के बारे में बता दिया। मुझे पता चल गया, क्योंकि आज से पहले, मेरी अवेकनिंग से पहले तो ये सब कुछ नहीं जानती थी। मैं भी एक अच्छे खासे पोस्ट पे जॉब कर रही थी, एंड जब मेरी अवेकनिंग हुई तो मैंने अपने जॉब को छोड़ा और मैंने अपने इनकम को छोड़ा, लाखों की इनकम को छोड़ा, और उसके बाद मैं इस जर्नी में आई। सब कुछ छोड़ के मैं यहाँ पे सरेंडर हूँ आज, और यहाँ पे मैं आज एक हीलर हूँ। तो जो कोई भी हीलर होते हैं वो पैसे से हीलर नहीं बन जाते, बल्कि हीलर वो उन्हें बनाया जाता है। क्योंकि हमें भी कोई शौक़ नहीं होता कि हम लोगों के एनर्जी को कैच करें, हम लोगों के दर्द को रिसीव करें। जब आप लोग मुझे मैसेज भेजते हो ना, तो वहाँ पे उस जस्ट राइटिंग और कुछ वर्ड में आप लोगों की एनर्जी कैच हो जाती है, ठीक है। तो
हमें कोई शौक नहीं होता है एनर्जी पीकर या कुछ होने का। ये डिवाइन गिफ्ट है, ये गॉड गिफ्ट है, जिसको मैं लेने से भी मना नहीं कर सकती। ठीक है। और मैं आज ये बताना चाहूँगी कि मैं एक मास्टर सोल हूँ, जो मैं आज तक नहीं बताना चाह रही थी। ठीक है। तो बहुत सारे लोग बहुत सारे चीज़ों को क्लियर करने के लिए इस धरती पर आते हैं। ट्विन फ्लेम भी बहुत सारे होते हैं। डेफिनेटली आप फेयरी चाइल्ड को देखोगे, इंडिगो चाइल्ड को देखोगे, स्टार सीड को देखोगे, वो लोग अलग अलग ही चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए इस जर्नी यहाँ पे इस धरती पे आए हुए होते हैं। आप ओल्ड सोल को भी देखोगे, लेकिन डेफिनेटली एक मास्टर सोल की जो जर्नी होती है ना, वो बहुत ही अलग होती है और बहुत ही स्ट्रगल और दर्द से भरी होती है। ठीक है। मैंने जो सफ़र किया है और आज भी मैं जो सफ़र कर रही हूँ, वो मतलब छोड़ ही दो, उसका तो आप लोग कोई अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते। ओके। तो मैं किस तरह से रहती हूँ ये सिर्फ मैं जानती हूँ और मेरी डिवाइन जानते हैं। बट हाँ, डिवाइन की ब्लेसिंग्स है। मैं खुश हूँ डिवाइन की ब्लेसिंग्स को पाके कि उन्होंने मुझे एक हीलर बनाया, और मैं खुश हूँ कि आज मुझे उन्होंने चुना है, ये एनर्जी दी है, ये गॉड गिफ्ट दिया है कि मैं किसी के कोई काम आ पा रही हूँ, मैं किसी की कोई हेल्प कर पा रही हूँ। तो अगर आप लोगों को नहीं जम रहा है मेरे वीडियो को देखना, मत देखो। मुझे सब्सक्राइबर्स की कोई चिंता नहीं है, व्यूवर्स की कोई चिंता नहीं है। वो डिवाइन जानते हैं, उनका चैनल है, उन्होंने स्टार्ट करवाया है। मैं एक भी वर्ड नहीं बोलती हूँ। वो जानते हैं किसको लाना है, किसको गाइडेंस देनी है, किसको पहुंचाना है। जिस तक भी पहुंचना होगा वो पहुंच जाएंगे, जिसको मुझ तक आना होगा वो आ जाएंगे। ठीक है। मैं इसके लिए कभी कोई चिंता नहीं करती हूँ। मैंने कभी सोचा ही नहीं है सब्सक्राइबर और व्यूवर्स के बारे में। और रही बात की, आप लोग जब YouTube पे आओगे, जो लोग भी चैनलर हैं, जो लोग भी वीडियोस बना रहे हैं, तो उन लोगों से जाके पूछो कि कितनी इनकम उनकी होती है YouTube के जरिए। एक दिन का ना, आप एक महीने में इतनी इनकम होती है कि आप एक अच्छे ड्रेसेस भी नहीं खरीद सकते हो। इतनी ज़्यादा YouTube पे हमारी इनकम हो जाती है, क्योंकि स्पिरिचुअल चैनल के ऊपर सबसे कम पैसे देते हैं YouTube। ठीक है। सबसे ज़्यादा पैसे मिलते हैं कॉमेडियंस के ऊपर, व्लॉग बनाने के ऊपर। और हम लोग कोई व्लॉगर नहीं है, हम लोग अपने डेली लाइफ को यूट्यूब पे आके उजागर नहीं कर रहे हैं। ओके। हम जो भी बोल रहे हैं वो सिर्फ अपने एक्सपीरियंस के बदौलत बोल रहे हैं, और ये एक्सपीरियंस कौन करवाता है? हमें डिवाइन करवाते हैं। तो आप लोगों को यही तो हील करने की ज़रूरत है। अगर किसी की आप रिस्पेक्ट नहीं कर सकते हो तो डिसरिस्पेक्ट भी मत करो। डेफिनेटली अगर कोई यहाँ तक आया है, कोई यहाँ तक पहुँचा है और कोई कुछ गाइडेंस दे रहा है, तो उसकी रिस्पेक्ट करो, क्योंकि उसके पास उतनी एक्सपीरियंस है, तभी वो कुछ कह पा रहा है या फिर कुछ बोल पा रहा है अपनी वीडियो में, आप लोगों को गाइडेंस दे पा रहा है। किसी को अगर कोई अगर एंसेस्टर कर्मा से गुजरा ही नहीं हो, कोई अगर जानता ही नहीं हो कि जंक डीएनए क्या होती है, तो क्या वीडियो बनाएगा इसके ऊपर? जिन लोगों के ऊपर बीतती है उन लोगों को पता होता है कि कोई एक्सीडेंटल डेथ हुई है, बीमारी की वजह से कोई चले गए हैं, या फिर मिसकैरेज हुआ है किसी का। ठीक है। तो ये सारे भी जंक डीएनए में आते हैं। आपके एंसेस्टर अगर किसी बच्चे को चूज़ नहीं कर रहे हैं तो वो इस दुनिया में आ ही नहीं सकता। ओके। तो ये सब कुछ भी होता है। जिसकी शादी किसी कार्मिक पार्टनर के साथ हो चुकी है, उनसे पूछो, और वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो उनसे पूछो जाके कि उनकी लाइफ क्या है, किस तरह की हेल है। ठीक है। तो किसी के लिए भी कुछ कहना बहुत आसान होता है। जब आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ोगे ना, और जब ये सारी एक्सपीरियंस आप करोगे, तब आप खुद सोचोगे कि मैंने क्या गलतियाँ की थी। तो अपने कर्मा को, हम अपने पुराने कर्मा को क्लियर करने के लिए इस जर्नी में आए हैं। और क्यों नए कर्मास बना रहे हो कि इसको भी क्लियर करना फिर पड़ जाए आपको? ठीक है। तो अपने ईगो को मेल्ट कीजिए और इस जर्नी में आगे बढ़िए। खुद की रेस्पेक्ट कीजिए और बोलने से पहले सोचिए कि आप किसको क्या कह रहे हो। यही वजह थी, यही रीज़न थी कि मैं अपना व्हाट्सअप नंबर नहीं दे रही थी वीडियो पे नीचे। लेकिन मेरी वीडियो को सुन के अगर कोई प्रॉब्लम है, कमेंट में लिखो। वीडियो से रिलेटेड कोई कमेंट मुझे पर्सनली मत करो। पर्सनली सिर्फ वही लोग मुझे मैसेज करो जिसको कि सेशंस बुक करना है, और मुझे मैसेज नहीं मत करो। ठीक है। क्योंकि मैं अब टॉलरेट नहीं करूँगी। अदरवाइज़ मैंने जिस सुविधा के लिए, लोगों की क्लियरिटी के लिए मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया है, ताकि जिसको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है वो डिवाइन की गाइडेंस पा सके, डिवाइन की गाइडेंस को
ले सके, मैं रिमूव कर दूंगी, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। सेशंस की मुझे चिंता नहीं है। जब मैं यूट्यूब पे नहीं थी फिर भी मैं अपना काम कर रही थी, लोग मेरे पास रेफरेंस के द्वारा आते थे और मेरा काम रेफरेंस के द्वारा ही चलता था, ठीक है। तो मुझे उसकी चिंता कभी भी नहीं है। तो एनीवे, आप लोग अगर अपने जंक डीएनए को क्लियर करना चाहते हो तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं इसमें, कि हम जो है लड़की हैं तो हम अपने एंसेस्टर्स के लिए ये नहीं कर सकते, उन्हें खाना नहीं दे सकते, उन्हें पानी नहीं दे सकते। यहाँ तक कि मेरे घर में भी अगर कोई प्रोग्राम होता है, कोई यज्ञ, कोई हवन होता है, तो मेरे मम्मी को कहा जाता है कि आप हवन डालिए अपने एंसेस्टर के नाम पे, या फिर मेरे पापा को कहा जाता है कि आप हवन डालिए हवन कुंड में। मुझसे नहीं दिलाया जाता, क्योंकि ये कुछ पृथक होती हैं, ठीक है। ये कुछ समाज का देखने का नज़रिया होता है, या फिर बरसों पुरानी चलती आ रही रिचुअल्स होती है। तो मैं जब बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड थी कि आखिर क्या करूं, क्योंकि अमावस्या महीने में एक दिन पूजा करने से एंसेस्टर की आत्मा तृप्त नहीं होगी, इतने सारे जंक डीएनए क्लियर नहीं होंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं आप अपने चक्रास के ऊपर काम कीजिए, कुंडली, आप अपने लोअर चक्रास को हील कीजिए, लेकिन अगर लोअर चक्रास को हील करेंगे तो सिर्फ मेरा जंक डीएनए क्लियर होगा, बट उस पैटर्न का क्या, जो मेरे मम्मी के साइड से, मेरे पापा के साइड से, मेरे नाना नानी, मेरे दादा दादी के साइड से आए हैं, मैं अपने एंसेस्टर्स के जंक डीएनए को कैसे क्लियर करूं, अपने पूरे परिवार को कैसे इस जंक डीएनए से मुक्ति दिलाऊं। तो मुझे जो डिवाइन के द्वारा गाइडेंस मिली, मैंने लाखों रुपए खर्च किए और उसके बाद मुझे ये समझ में आया, मैंने अपने एक्सपीरियंस से और डेफिनेटली डिवाइन के गाइडेंस से मुझे ये रास्ता मिला कि मैं रेकी के द्वारा अपने एंसेस्टर के जंक डीएनए को और अपने फैमिली के जंक डीएनए को क्लियर करती हूँ। बहुत सारे लोगों ने मुझसे रेकी सीखा भी है और वो लोग कर भी रहे हैं अपने जंक डीएनए को, अपने फैमिली के जंक डीएनए को क्लियर, अपने एंसेस्टर के जंक डीएनए को क्लियर। तो उनके जो फीडबैक्स आते हैं वो बहुत ही यूनिक होते हैं और बहुत ही अच्छे होते हैं। लोगों के बहुत पुराने काम भी हो रहे हैं, ठीक है। तो बस मैं यही कहूँगी कि मैंने अपने रेकी में कुछ यूनिक चीज़ें ऐड की हैं, जो डिवाइन के तरफ से मुझे गाइडेंस मिली कि एंसेस्टर हीलिंग देना, एंसेस्टर्स का अट्यूनमेंट देना, ताकि आप उनका हीलिंग कैसे करना है, जो मुझे एक्सपीरियंस के द्वारा समझाया गया, मुझे चैनलिंग के द्वारा समझाया गया, मुझे ड्रीम के द्वारा बताया गया कि मैं कैसे कैसे अपने एंसेस्टर के कर्मा को रिलीज़ कर सकती हूँ। तो वही सारी चीज़ें मैं अपने रेकी में सिखाती हूँ, जो यकीन मानिए मैंने लाखों रुपए से ज़्यादा खर्च किया है होली फायर रेकी को सीखने के लिए, बट मुझे भी मेरे रेकी गुरु से नहीं बताया गया था, कभी भी नहीं समझाया गया था। बट मुझे 3-4 ड्रीम में मुझे मेरे एंसेस्टर्स आके बता रहे थे। डेफिनेटली मुझे मेरे एंसेस्टर्स ने सपोर्ट किया है, मुझे डिवाइन ने सपोर्ट किया है, मुझे मेरे ड्रीम्स ने सपोर्ट किया है कि मैं कैसे उनकी हीलिंग कर सकती हूँ। और उसी के बदौलत मैं चाहती हूँ इसका एक ईजीएस्ट प्रोसेस मुझे बताया गया, ताकि हर कोई अपने एंसेस्टर को हील कर सके। क्योंकि हमारे लिए बहुत सारे, अगर आपके, ऐसा कहा भी जाता है कि अगर आपके माता पिता जीवित हैं तो आप तर्पण नहीं कर सकते, आप उनके लिए पूजा या फिर अर्चना नहीं कर सकते। और लड़कियों को तो एंसेस्टर के किसी भी काम को नहीं करने दिया जाता है। और रही बात मंत्र चैंट की, बहुत सारे लोग कहते हैं मंत्र चैंट, तो अमावस्या के अमावस्या सिर्फ एक दिन मंत्र चैंट करके कोई भी अपने इतने पता नहीं कितने साल लग जाए एंसेस्टर कर्मा को और जंक डीएनए को क्लियर करने में। तो इसके लिए पर डे की एक हीलिंग है जिसको मैं बताती हूँ कि आप किया करो, और उसकी रजिस्ट्रेशन बुकिंग्स चल रही हैं। अभी फरवरी का बैच मेरा स्टार्ट होने वाला है, तो आप लोग जो भी इनरोल करना चाहते हो मुझे कमेंट कर सकते हो और मुझसे पूछ सकते हो। और भी कुछ उपाय हैं। हाँ, जो लोग एंसेस्टर, जिन लोगों का भी एंसेस्टर कर्मा नहीं है और कुछ भी नहीं है, पितृदोष की जिसको प्रॉब्लम नहीं है, तो आप ऐसे में आप पक्षियों को दाना डाल सकते हो, कुत्तों की सेवा कर सकते हो, आप अमावस्या के अमावस्या अपने एंसेस्टर के नाम पे दान कर सकते हो, डोनेशंस कर सकते हो, गरीबों को खाना खिला सकते हो, बच्चों को कपड़े और जो भी है वो सारी चीज़ों को दान कर सकते हो, ब्राह्मण को दान कर सकते हो, ताकि आपके एंसेस्टर का कर्मा रिलीज़ हो। बट उसके लिए भी ये एक नियम होता है
क्या क्या दान करना है और कैसे कैसे दान करना है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि बहुत लंबी हो रही है। और जो लोग भी पितृदोष से सफ़र कर रहे हैं, या फिर जो लोग भी ये सारी चीज़ों से मैच कर चुके हो कि हाँ मेरे घर में भी ये प्रॉब्लम है और मुझे इसका क्लियर करना है, तो जिसको भी उसके एंसेस्टर्स चूज़ कर रहे हैं कर्मा को रिलीज़ करने के लिए, डिवाइन की गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि डेफिनेटली हर एक डिवाइन फेमिनाइन इंट्यूटिव होते हैं। तो अपने इंट्यूशंस की सुनो और अपने इंट्यूशंस को फॉलो करो। अगर आपको गाइडेंस मिल रहा है कि मेरे ऊपर एंसेस्टर कर्मा है और मुझे अपने एंसेस्टर कर्मा को रिलीज़ करना है और जल्द से जल्द अपने यूनियन को क्लेम करना है मुझे, क्योंकि सिर्फ आप अपना नहीं बल्कि आपके डीएम का भी सेम रेशियो मिलेगा आपको, उनका भी जंक डीएनए आपको मिलेगा। तो सबसे पहले आप अपना जंक डीएनए क्लियर करोगे, फिर उनका जंक डीएनए क्लियर करना है, तब तो जाके आपका यूनियन होगा और परमानेंट हार्मोनियस यूनियन होगा, या फिर 3D मैरिज होगी। ठीक है, तो अगर आप लोग चाहते हो कि पर डे हाफ एन आवर 20 मिनट हीलिंग करके आप टाइम निकाल के आप अपने एंसेस्टर की हीलिंग करो, आप अपनी फैमिली के जंक डीएनए को क्लियर करो, खुद के और अपने डीएम के जंक डीएनए को क्लियर करो, तो फिर आप एनरोल कर सकते हो। मेरी बुकिंग्स अवेलेबल है। और बस जो डिवाइन की गाइडेंस से मुझे ये सिखाया गया मैं वही आप लोगों को भी सिखाऊंगी, और जो मैं खुद अपने जर्नी के लिए कर रही हूँ वही मैं आप लोगों को भी सिखाऊंगी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय महाकाली माँ, जय शिव शक्ति, राधे राधे।